मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस सिल्वर जुबली वीडियो में स्वागत करता हूं और ये हमारा 25वां वीडियो है। और ये वीडियो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत से संबंधित है। ये जो 25वां वीडियो है ये स्टडी हायर इन केमिस्ट्री जो यूट्यूब चैनल बनाई है उसके अंतर्गत ये प्रसारित किया जा रहा है। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे बीएससी एमएससी के हों या बीटेक एमटेक के हों या रिसर्च के हों, तो उनको केमिस्ट्री या फिजिक्स से संबंधित जो सिग्निफिकेंट बड़े इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं तो उसके बारे में वो पढ़ सकें और अच्छी से भली भांति वो समझ सकें, और इसीलिए इनको हिंदी में बनाया गया है। तो आप लोगों ने इस चैनल के प्रति और इन वीडियोस के प्रति जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, आपने जो रुचि दिखाई है, उसी के कारण ये जो चैनल है ये बहुत कम समय में 7,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ इसके अभी तक हो चुके हैं। और इसी प्रकार आप इसके प्रति विश्वास व्यक्त करते रहिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आइए इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है, उसके सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। मुख्य रूप से इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें है स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, लैम्बर्ट बियर्स नियम क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या है, लेमडा मैक्स क्या है, एब्जॉर्बेंस का महत्व क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के दूसरे वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का उद्देश्य होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ करते हुए हम ऐसी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर जिनको देखना संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर फिनोल है तो फिनोल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं ये हम नहीं देख सकते, परंतु स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चाहे क्रियात्मक समूह हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनकी जो प्रेजेंस होती है मॉलिक्यूल में, इनकी उपस्थिति होती है, उसको हम सुनिश्चित करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और यही स्पेक्ट्रोस्कोपी का उद्देश्य भी है और महत्व। अगर परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पदार्थ के बीच जो टक्कर होती है, इंटरेक्शन होता है, वही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये पदार्थ है, मतलब मैटर है। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आणविक रूप में है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर ये एटॉमिक स्टेट में है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपने पढ़ा होगा, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। अभी तक जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने ली हैं वो सारी की सारी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही थी। और अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अभी इस वीडियो में है उसमें भी हम मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही लेंगे। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर आप देखें तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशंस जो होते हैं जब मॉलिक्यूल से टकराते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए इसमें दो तरह के रेडिएशन हैं, एक तो अल्ट्रा वायलेट है जिसको यूवी कहते हैं अपन, और विजिबल दृश्य प्रकाश जिसको देखा जा सकता है। अगर यूवी को देखें अपन तो लगभग 100 से 400 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। 100 टू 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। और 400 के आगे आप बढ़ेंगे लगभग 800 तक, 780 तक, तो ये आपका जो विजिबल रीजन है, क्षेत्र है, वो आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 400 से 420 तक आपको वायलेट कलर मिलेगा, 420 से 440 नैनोमीटर इसमें इंडिगो है, ब्लू है। इस प्रकार से सारे के सारे जो विजिबल कलर्स होते हैं 7 रंग के, ये आपको 400 से 780 नैनोमीटर तक आपको प्राप्त होंगे। और 400 से नीचे अगर आप जाएंगे 100 के बीच में तो आपका यूवी है। 100 से भी नीचे अगर 10 नैनोमीटर तक आप जाएंगे तो ये फार अल्ट्रा वायलेट कहलाता है। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है और इनकी और कम होती है। तो कुल मिला के ये अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन की पूरी वेवलेंथ हो जाती है। अब अल्ट्रा वायलेट
या विजिबल रेडिएशन जब मॉलिक्यूल से टकराते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है ये हम देखेंगे। पर उसके पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है लोअर से हायर ऑर्बिटल्स में, और इसलिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब अगर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे जाएं हम, तो दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और उस मॉलिक्यूल में 5 तरह के ऑर्बिटल अपन को प्राप्त होते हैं। सिग्मा, पाई और एन, इनको कहा जाता है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, सिग्मा में, पाई में। और जो नॉन बॉन्डिंग है एन, एन को कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, और ये है सिग्मा ऑर्बिटल, तो ये कहलाते हैं होमो। और इनके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो कहलाते हैं, सिग्मा का सिग्मा स्टार होता है, पाई का पाई स्टार होता है, इनको कहा जाता है ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दोनों, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है, और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इनको बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। नॉन बॉन्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार में। अगर एनर्जी के क्रम में देखें तो इनकी एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस से पहले हम ये देखें थोड़ा सा कि ये जो होमो और ल्यूमो हैं इनके बीच में अंतर क्या है। तो होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा अभी आपको बताया, सिग्मा, पाई और एन। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार और पाई स्टार। सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, पाई का पाई स्टार। तो ये जो होमो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, ल्यूमो को, क्योंकि ल्यूमो के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और जो ल्यूमो होते हैं वो होमो से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। यहाँ पे जो होमो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो ल्यूमो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ एक और है कि होमो और ल्यूमो के बीच का अंतर जितना कम होगा, जो मॉलिक्यूल है उसमें उतनी स्टेबिलिटी रहती है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में अगर आप देखें तो ये सिग्मा सबसे नीचे है, सबसे कम ऊर्जा का। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल को अगर हम यूवी के सामने रखें या विजिबल के सामने रखें तो इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा में है मान लीजिए, तो एनर्जी लेके वो चला जाता है सिग्मा स्टार में। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में है और वो चला जाता है पाई स्टार में। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एन में है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, और वो चला जाता है सिग्मा स्टार में, या एन से चला जाता है वो पाई स्टार में। तो कुल 4 तरह के ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, और एन टू पाई स्टार। अब इसमें जो बाद में देखेंगे हम कि ये जो ट्रांजिशन होता है एन टू पाई स्टार वाला जो ट्रांजिशन होता है, वैसे तो इसको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है, ये कार्बोनिल्स में होता है। परंतु हम बाद में देखेंगे जब डिटेल में सारे ट्रांजिशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि फॉरबिडन ट्रांजिशन होने के बाद भी ये ट्रांजिशन कार्बोनिल्स में कैसे होता है। अब अगर आप एरो को देखें तो सबसे लंबा जो बड़ा एरो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, और सबसे छोटा एरो है एन टू पाई स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, और सबसे कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को एन से पाई स्टार आने में। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी यहाँ लगती है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी यहाँ लगेगी। लोएस्ट एनर्जी
का मतलब क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी का मतलब होता है लॉन्गर वेवलेंथ, और अगर हाईएस्ट एनर्जी लग रही है, सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो इसका मतलब होता है शॉर्टर वेवलेंथ वाले रेडिएशन यहाँ पे लगेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो हैं, ये सिग्मा ऑर्बिटल में उपस्थित हैं होमो में, और सिग्मा और टू सिग्मा स्टार की जो दूरी है उसके बीच में 258 किलो कैलोरी इतना अंतर है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी तो ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब आप देखिए 111 नैनोमीटर की अगर वेवलेंथ हम लाते हैं यहाँ से, बाहर से इंसिडेंट करते हैं, तो इतनी एनर्जी इसको मिल जाती है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करके चला जाता है सिग्मा स्टार में। तो और जब वो ऊपर जाता है सिग्मा स्टार में तो आप देखेंगे उसकी स्पिन चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। अब सिलेक्शन रूल हम देखें पहले क्या होते हैं। असल में सारे ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होते, सारे ट्रांजिशंस संभव नहीं होते हैं। कौन कौन से ट्रांजिशंस होते हैं जो सिलेक्शन रूल के अंतर्गत आते हैं, केवल वही ट्रांजिशंस होंगे। तो उसके लिए जो नियम है वो, उनको हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। सबसे पहला नियम है कि टोटल स्पिन क्वांटम नंबर ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि जो सेम स्पिन स्टेट होती हैं, जैसे सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, डबलेट है, तो सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होगा, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में होगा। परंतु अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में हम चाहें कि ट्रांजिशन हो जाए तो संभव नहीं है। डबलेट से सिंगलेट में हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रांजिशंस जो नहीं होते हैं वो कहलाते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन, मतलब वो नहीं है, संभव है। और ये वाले जो ट्रांजिशन है सिंगलेट से सिंगलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट इत्यादि, ये अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी स्पिन पैरेलल है, एक ही दिशा में है। तो इनका अगर हम टोटल स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है, एक ही दिशा में है, तो ये 5/2 हो जाएगा, पांचों को अपन ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 5/2 हो गया। अब जब यूवी रेडिएशन आते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर चला जाता है, परंतु इसकी स्पिन चेंज हो जाती है। अब अगर स्पिन चेंज हो जाएगी तो आप इसका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो शून्य हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 5/2 है, यहाँ 3/2, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको कहेंगे, लिखेंगे, यहाँ लिखा है नॉट अलाउड, मतलब ये फॉरबिडन ट्रांजिशन हुआ। इसी तरह से दूसरा नियम ये कहता है कि टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड नॉट चेंज। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है देखिए, इसको ms से व्यक्त करते हैं अपन यहाँ पे, और ये बराबर होता है 2s+1। अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, ये एक सिंगलेट स्टेट है। देखिए यहाँ पे दो ऑर्बिटल हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो आपस में एंटी पैरेलल हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, इसका माइनस हाफ है, तो ये हो गया 0। और अगर इस s को यहाँ रख देंगे 0 आप, तो आ जाएगा 1, तो ये सिंगलेट स्टेट हो गई। अब जब यूवी का एब्जॉर्शन होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हायर ऑर्बिटल में चला जाता है, परंतु इसकी जो स्पिन है वही रहती है, मतलब एंटी पैरेलल। और ये भी संभावना हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए और इसकी स्पिन पैरेलल हो जाए, इसके दोनों एक दिशा में हो जाएं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो चूंकि दोनों अपोजिट स्पिन है, s बराबर 0 होगा, ये सिंगलेट हो जाएगा। परंतु यहाँ पे चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे दोनों हाफ, तो आ जाएगा s बराबर 1, ये लिखा हुआ है। s बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये ट्रिपलेट स्टेट हो गई। तो सिंगलेट से सिंगलेट में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है, परंतु सिंगलेट से ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि इस नियम के अनुसार जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाते हैं सिलेक्शन रूल। इसी तरह से
सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो इसमें एक नियम है जो लेपोर्ट रूल कहलाता है। इसके अनुसार अगर सेम सिमेट्री है या पेरिटी है तो वो अलाउड नहीं है, वो फॉरबिडन है। जैसे अगर जी ग्राउंड स्टेट है और मान लीजिए म्यू एक्साइटेड स्टेट है, तो म्यू से म्यू में ट्रांजिशन या जी से जी में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, परंतु म्यू से जी में ट्रांजिशन हो सकता है या जी से म्यू में ट्रांजिशन हो सकता है, ये अलाउड है। तो ये कहलाते हैं सिलेक्शन रूल। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी कम है या ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है ट्रांजिशन मूवमेंट पे। क्योंकि क्या होता है, जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक चेंज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो उसमें डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन उसका डिस्टर्ब हो जाता है, और इस प्रकार उसमें जो एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। और जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, वो प्रोपोर्शनल होती है ट्रांजिशन मूवमेंट के स्क्वायर की। तो ट्रांजिशन मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की उतनी अधिक होगी। तो इसके लिए मोलर एब्जॉर्टिविटी जो एप्सिलॉन है, आगे देखेंगे आप, लैम्बर्ट बीयर लॉ में आती है, अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मोस्ट प्रोबेबल है, और इंटेंसिटी यूवी एब्जॉर्प्शन की ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा यूवी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर एप्सिलॉन का मान, मतलब मोलर एब्जॉर्टिविटी का मान कम है, 1,000 है या उससे भी कम है, तो वो कहलाते हैं कि वो लो प्रोबेबिलिटी वाले ट्रांजिशन होते हैं और वो फॉरबिडन होते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है ट्रांजिशन मूवमेंट के ऊपर या डायपोल मूवमेंट के ऊपर। अब लैम्बर्ट बियर्ड लॉ को देखिए थोड़ा सा। लैम्बर्ट बियर्ड लॉ बड़ा सिंपल है। इसमें एक होमोजीनियस सोल्यूशन है, सोल्यूशन की थिकनेस T है, कंसंट्रेशन C ग्राम पर लीटर है, या किसी दूसरी यूनिट में भी आप ले सकते हैं। यहाँ से हम लाइट इंसिडेंट करते हैं जो मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें एक ही प्रकार की वेवलेंथ हो। तो ये लाइट जब यहाँ से आती है, इसकी इंटेंसिटी I0 है, कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाता है IA, और बाकी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, निर्गत प्रकाश जिसको कहते हैं, वो है IT। तो इस लैम्बर्ट बियर्स के नियम के अनुसार जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी होमोजीनियस सोल्यूशन से गुजरती है, तो इंटेंसिटी में थिकनेस के साथ होने वाली कमी, क्योंकि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाएंगे लाइट एब्जॉर्ब होती जाएगी और इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। तो इसलिए इसको लिखा गया है मैथमेटिकली -di/dt, मतलब इंटेंसिटी में थिकनेस के साथ होने वाली जो कमी है वो I के समानुपाती भी होती है और कंसंट्रेशन के भी। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। इसी प्रकार से -da/dt इज प्रोपोर्शनल टू IC, ये इसका गणितीय रूप हो गया। बाद में इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपने देखा होगा जो फाइनल इक्वेशन आता है log I0/IT इक्वल्स टू इसका कांस्टेंट एप्सिलॉन CT। यहाँ पे I0 आपको मालूम है, IT मालूम है, अगर इसका रेशो का लॉग लेंगे तो ये कहलाता है एब्जॉर्बेंस A, इसको एब्जॉर्बेंस A कहेंगे अपन। ये मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है जो अभी आपको बताया था। C है कंसंट्रेशन और T है इस सोल्यूशन की थिकनेस। तो A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CT हो गया, और ये कहलाता है लैम्बर्ट बियर्स का लीनियर फॉर्म, उसका रेखीय रूप। अगर आप एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब यहाँ पे जो A है ये बराबर होता है log I0/IT, इसको एब्जॉर्बेंस कहते हैं। पहले इसको ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता था, परंतु अब ये जो टर्म है वो ऑब्सलीट हो गई है और इसको केवल एब्जॉर्बेंस अपन कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है, आप पूरा लैम्बर्ट बियर्स लॉ पढ़ लेते हैं पर आपको एब्जॉर्बेंस का जो सिग्निफिकेंस है वो समझ नहीं पाते आप कई बार। जैसे अगर ये कहा जाए कि एब्जॉर्बेंस 1 है, एक सोल्यूशन का एब्जॉर्बेंस कितना है 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर है log 10। अब log 10 कैसे आया, ये log 100/10 कर लेंगे अपन। 100 क्या है, I0 है, 10 क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट है। अगर 100 लाइट आ रही है
10 ट्रांसमिटेड है, मतलब 90 एब्जॉर्ब हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि 90% लाइट एब्जॉर्ब होती है। तो अगर एब्जॉर्बेंस 1 है, इसका अर्थ है 90% लाइट एब्जॉर्ब होगी। अगर एब्जॉर्बेंस 2 है तो 99% लाइट एब्जॉर्ब होगी। अगर एब्जॉर्बेंस 3 होता मान लीजिए तो 99.9% लाइट एब्जॉर्ब होती। तो सामान्यतः अपन क्या करते हैं, जो एब्जॉर्बेंस है वो सोल्यूशन को इतना डाइल्यूट करते हैं कि ताकि एब्जॉर्बेंस 1 के आसपास आ जाए। और उसका रीज़न ये है कि अगर एब्जॉर्बेंस 1 है तो मतलब 90% लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। और ये सही भी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि 99% लाइट कभी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ स्कैटर होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। इसलिए एब्जॉर्बेंस सोल्यूशन का इस प्रकार रखा जाता है कि वो 1 के आसपास हो, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और कम हो जाएगा तो और भी अच्छा है। तो ये है एब्जॉर्बेंस का। इसी तरह से लेम्डा मैक्स। लेम्डा मैक्स का मतलब होता है ऐसी वेवलेंथ जिस पर एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा हो। अगर आप धीरे धीरे वेवलेंथ को बढ़ाना शुरू करें किसी सोल्यूशन को लेके और उसका एब्जॉर्बेंस नापते जाएं आप कॉलरीमीटर से या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से और एक ग्राफ खींचें, तो इस प्रकार का ग्राफ आता है। तो जिस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्शन होता है लाइट का, तो वो कहलाती है लेम्डा मैक्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस है, ए मैक्स लिखा है अपन ने, और ये जो वेवलेंथ है ये लेम्डा मैक्स है। तो जैसे परमैग्नेट सोल्यूशन है उसका लेम्डा मैक्स होता है 530 नैनोमीटर, 525 नैनोमीटर। लेम्डा मैक्स डाइक्रोमेट का अगर देखेंगे तो उसके दो लेम्डा मैक्स होते हैं, 257 होता है और 450 होता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट आपने किया होगा अगर एक्सपेरिमेंट लैम्बर्ट बियर्स लॉ का, तो 635 नैनोमीटर होता है। तो इस प्रकार जो एक्सपेरिमेंट हैं वो हमेशा लेम्डा मैक्स पे ही किए जाते हैं, क्योंकि लेम्डा मैक्स पे ही मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एब्जॉर्शन होता है। अब इसके बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कौन कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस प्रकार से ट्रांजिशन होता है और किस प्रकार उनका लेम्डा मैक्स शिफ्ट होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या होता है और उसकी उपयोगिता क्या है। तो थैंक यू सो मच, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।